जहाँ छोड़ा था वहां से आज स्टार्ट करते हैं और फिर इसको एक बार आईपीसी को पूरा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। हमने कल 491 तक खत्म कर लिया था। 491 में आपको जो याद रखना है वो सिर्फ इतना याद रखना था कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का अगर कोई ऑफेंस बनता है तो 491 में बनता है। 3 मंथ की इसमें इम्प्रिजमेंट थी, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 492 खत्म है, उसका 493 से चैप्टर 20। ये चैप्टर 20 जो आईपीसी का चैप्टर 20, कभी कभी चैप्टर 20 पूछ देता है कि चैप्टर 20 किससे रिलेटेड है, या फिर ऐसे लिख देगा कि ऑफेंस रिलेटेड टू मैरिज किस चैप्टर में है। तो कम से कम इसका और एक लास्ट जो चैप्टर है जिसमें आपका वो है अटेम्प्ट है, वो वाले 2 चैप्टर तो आपको याद रखने ही चाहिए। या 498A वाला जो चैप्टर है, ये 2-3 चैप्टर ऐसे हैं लास्ट के जिन्हें याद रखना जरूरी है। यहाँ से कभी कभी पूछ देता है, जैसे ये 498A 20A में चैप्टर 20A में, तो ये जैसे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला चैप्टर 23 इंपॉर्टेंट है। और इसका प्रॉब्लम डिलीट नहीं हो रहा है। तो कुछ ये 2-3 लास्ट के चैप्टर है, इनका चैप्टर नंबर भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। खासकर ये 20A आपका ये है, लास्ट 23 ऐसे वो, तो ये पूछता है। अब यहाँ से जो पूछता है 493 से लेके, एक तो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो सेक्शन 497 है। अब ये तो अडल्ट्री में पहले क्वेश्चन बनता था, अब अडल्ट्री रिपील हो गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। तो अभी जो यहाँ से एक रिसेंट केस बनने की जो मतलब कि आप समझो कि संभावना है वो यही है कि किस केस लॉ के थ्रू ये रिपील हुआ है ना, या अनकॉन्स्टिट्यूशन हुआ। तो वो केस का नाम आप एक बार लिख लीजिए, जोसेफ साइन SHINE वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये 18 का केस था, जोसेफ साइन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस था। इसमें 497 अडल्ट्री जो एज अ क्राइम था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया। अब अडल्ट्री सिर्फ आपके डाइवोर्स का ग्राउंड रह जाता है, इसकी क्रिमिनल लायबिलिटी खत्म हो जाती है, सिविल लायबिलिटी है जो आपका डाइवोर्स वगैरह के लिए हो सकता है। एक तो 497 से ये केस लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसका याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम वापस आए चैप्टर 20 में 493 से, तो एक तो 494 इंपॉर्टेंट है आपका, जिसमें बात करते हैं बाइगेमी, पनिशेबल 494 के थ्रू होती है। तो नॉर्मली पूछने से बाइगेमी किस सेक्शन में ऐसे पूछ दे आपसे, तो 494 है। कह रहा है हु एवर, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। कह रहा है हु एवर हैविंग अ हस्बैंड और वाइफ लिविंग, किसी की भी हस्बैंड या वाइफ जिंदा है, मैरिज इन एनी केस इन विच सच मैरिज इज वॉइड बाय रीजन ऑफ इट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ सच हस्बैंड और वाइफ। मतलब उसमें वो कोई दोबारा शादी करता है और ऐसे केस में जो वॉइड हो जाएगी क्योंकि उसने पहले से शादी कर रखी है, शैल यू पनिश्ड, तो 7 साल की आपको इसमें पनिशमेंट हो जाती है। तो नॉर्मली आपको जो याद रखना है वो कि बाइगेमी किस में है, बाइगेमी किस में है और इसमें पनिशमेंट कितनी है, 7 ईयर्स की है। पढ़े एक बार आप सारे सेक्शन भले ही लीजिए, हम भी पढ़ लेते हैं, मगर इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो यही 2 सेक्शन है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है, 497 और आपका ये 494। तो एक बार 493 भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एवरी मैन, हर पुरुष जो किसी स्त्री को जो विधि पूर्वक उससे विवाहित न हो, तो लॉफुली मैरिड नहीं है वो, प्रवंचना से विश्वास कारित करेगा कि विधि पूर्वक उससे विवाहित है, तो उसे क्या कर रहा है वो, डिसीड कर रहा है उसको कि उसे लगे कि आई एम लॉफुली मैरिड,
और मेरी शादी हुई है वो प्रॉपर हुई है, और इस विश्वास में उस स्त्री का अपने साथ सहवास या मैथुन कार्य करेगा, और दोनों में से किसी बात 2 से 10 वर्ष की शादी हो सकती है। अगर मान लीजिए उसको इस तरीके का मिसकंसेप्शन दे रहा है वो कि अरे हम लॉफुली मैरिड है, उसके बाद वो इंटरकोर्स करता है, तो उसको 10 साल की सजा हो जाएगी 493 में। तो 493 में 10 साल की सजा है। आपको पूछता नहीं है नॉर्मली, मगर फिर भी ठीक है, आपने पढ़ लिया है कि अगर कोई इसमें डिसीट करके किसी को बता रहा है, ऐसे विश्वास दिला रहा है लड़की को, औरत को, कि लॉफुली मैरिड है दोनों, और वो एक्चुअल में है नहीं, वो जानता है बात, तो 494 हमारा हो ही गया। बाईगेमी आ जाता है, 7 साल में जाते हो आप। इसके बाद आता है आपका 494 का ही रिलेटेड सेक्शन है 495। 494 और 495 आप एक साथ पढ़िए। 494 में आप जब शादी कर रहे हो तो क्या हो रहा है, देखिए आप 494 हो तो छुपा नहीं रहे हो। यही चीज अगर आपने छुपा के शादी करी, आपने दूसरी शादी करी है, उसको दूसरी वाइफ को अपने ये नहीं बताया कि मैं पहले से मैरिड हूँ, तो आपने वो फर्स्ट मैरिज होती है वो छुपा ली, तो आपकी जो पनिशमेंट है वो एनहेंस होकर 10 ईयर हो जाती है। 495 यही कहता है, एक बार देख लेते हैं। कह रहा है whoever commits the offense defined in the last preceding section having concealed, मतलब उसने लास्ट 494 में जो ऑफेंस किया है वो किया है और छुपा के किया है, फ्रॉम द पर्सन विद whom the subsequent marriage is contracted, तो जिसके साथ वो सेकंड मैरिज कर रहा है उससे छुपा के कर रहा है कि मेरी पहले भी शादी हुई थी, तो वही 3 साल और उसमें बढ़ जाएगी, 494 से बढ़ के वो 495 हो जाएगी। ठीक है। 496 कह रहा है, एक बार से भी देख लेते हैं। कह रहा है जो कोई बेईमानी से या कपटपूर्ण आशय से विवाहित होने का कर्म यह जानते हुए पूरा करेगा कि तद द्वारा वह विधि पूर्वक विवाहित नहीं हुआ है, तो उसे कितने की सजा होगी? 7 वर्ष की सजा होगी। इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं कि whoever dishonestly और with a fraudulent intention, तो ठीक है उसकी डिसऑनेस्टी और fraudulent intention है, goes through the ceremony of being married, वो शादी की वो कर रहा है कि ठीक है सेरेमनीज वगैरह कर रहा है, knowing that he is not hereby lawfully married, और वो मतलब उसे पता है कि लॉफुली मैरिज तो मेरी इससे होगी नहीं है, तो मैं सिर्फ दिखावा कर रहा हूँ, इसको ये लगना चाहिए कि हाँ भाई मैंने इससे लॉफुली मैरिज करी है, तो बेवकूफ बनाने के लिए आप कर रहे हो, तो फिर क्या होगा, आपको 7 साल की सजा इसमें भी हो जाएगी। 496 में 7 ईयर की जाओगे। ठीक है। 497 हमारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, ये तो बात ही खत्म हो गई। 498 यहाँ से वैसे पूछता तो नहीं है, मगर इसमें यह है कि अगर आप मान लो कि शादी वादी करने के लिए क्रिमिनल इंटेंट से किसी को डिटेन कर लेते हो, ले जाते हो एंटाइस करके, उसे मतलब वही लालच वालच देके ऐसे करके ना, तो उसमें 2 साल की सजा है। जैसे शादी करने की आपकी वो है, तो जबरदस्ती ले गए, मान लो आप डिटेन कर लिया, बंद कर लिया, तो उसमें 498 है। फिल्मों में पहले दिखाते थे ना, गुंडा वो हीरोइन को ले जाके के शादी करूंगा इससे जबरदस्ती अपने अड्डे पर, 498 उसी के लिए, तो उसमें अड्डे पर लेके जाएगा ना, 2 साल के लिए जाएगा वो 498 में। इसके बाद आपका आता चैप्टर 20A। 20A में 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो पूरे चैप्टर में इसमें एक ही सेक्शन है 498A, 20 में 498A है, तो आपको पता ही है क्रूअल्टी से रिलेटेड है, क्रूअल्टी बनती है इसमें, और इसमें 3 साल की सजा है, 3 ईयर की। ये तो बेसिक चीज है इसकी। और इसकी एक चीज और है कि 20A जो चैप्टर है ये किस अमेंडमेंट से आया है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 1983 का जो अमेंडमेंट हुआ था, ये क्रूअल्टी उससे आया 83 से। हमने 304B पढ़ा था, है ना, डाउरी डेथ, याद है आपको, वो आया था 1986 से। तो पहले आप ऐसे याद रखना कि क्रूअल्टी पहले ऑफिस में, आप क्रूअल्टी करोगे उसके बाद तो डेथ करोगे, तो क्रूअल्टी पहले करोगे तो 1983 से आया है, और डाउरी डेथ अगर आप करोगे तो 1986 से आया है। तो थोड़ा सा बना रहेगा आपका सीक्वेंस के साथ, याद रहेगा। अब पढ़ लेते हैं 498 है, क्या है? कह रहा है कि whoever being the husband or the relative of the husband of a woman, तो
498 ए में कह रहा है कि या तो हस्बैंड प्लस रिलेटिव ऑफ हस्बैंड, ठीक है ना, हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव सब्जेक्ट सच वुमेन टू क्रूअल्टी। तो अगर उससे कोई भी आप क्रूअल्टी करते हो, और देखो यहाँ पे ना बाद में क्रूअल्टी को बताया गया क्रूअल्टी है क्या, तो आप अगर क्रूअल्टी करते हो तो आपको क्या होगा, 3 साल की सजा आपको हो जाएगी। 498 से कितना है क्रूअल्टी। क्रूअल्टी में अब यहाँ पे आ गया कि आप मान लो हरेस कर रहे हो किसी भी तरीके से, पैसे से लेके मॉनेटरी, है ना, या फिर आपको मतलब मान लीजिए उसे इस तरीके से आप करते हो कमिट कर ले, सुसाइड कर ले, उसको ग्रेव इंजरी वगैरह हो जाए, ये सब चीजें मेंटली भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है, हर तरीके की क्रूअल्टी। तो डेफिनेशन तो नहीं पूछता क्रूअल्टी कितनी, आपको मेन इसमें एक तो ये पूछता है किस अमेंडमेंट से आया, 1983 के अमेंडमेंट से आया। चैप्टर आपको याद रहे कि क्रूअल्टी का चैप्टर नया है, 20A है, अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। 498A में क्रूअल्टी में 3 साल की सजा पूछ लेता कई बार, क्रूअल्टी में कितनी सजा है। और एक चीज ये डेफिनेशन में पूछता है हस्बैंड, और प्लस इसमें रिलेटिव भी है, दोनों लोग आ रहे हैं इसमें, सिर्फ हस्बैंड नहीं है। 498A में सिर्फ इतना ही है जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इसके अलावा ऐसा कोई क्वेश्चन बनता भी नहीं। इसके बाद डेफर्मेशन है 499 एंड 500, 501 502 तक। चैप्टर 21 डेफर्मेशन। 499 से 2-3 चीजें वो पूछ लेता है, जैसे मान लो एक तो इसमें एग्जाम्पल पूछ लेता है, फॉर एग्जाम्पल है भी इसमें कई सारे। एक्सप्लेनेशन भी इस तरीके की इसकी है कि वहां से भी क्वेश्चन बनता है, मेन बॉडी से ही बनता है। तो हम एक बार पूरा इसको एक बार देख लेते हैं, फिर देखते हैं आगे इसमें क्या है। डेफर्मेशन अगर हम देखें, इसकी जो डेफिनेशन कह रही है डेफर्मेशन की, कि हूएवर, कोई भी व्यक्ति, बाय वर्ड ईदर स्पोकन और इंटेंडेड टू बी रीड, और बाय साइन और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी तरीके से, तो कोई बोल के करे, कोई लिख के करे, साइन के थ्रू करे, या कुछ भी ऐसा जो दिखता हो, विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो उसके थ्रू करे, मेक्स और पब्लिश एनी इम्प्यूटेशन कंसर्निंग एनी पर्सन इंटेंडिंग टू हार्म, ऐसी कोई मतलब के स्टेटमेंट है, ऐसी कोई मतलब बात कहता है, या फिर ऐसी कोई इम्प्यूटेशन उस पर आरोप लगाता है जिससे किसी व्यक्ति को हार्म होगा, उसकी इंटेंशन है तो उसे हार्म होगा, और नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट सच इम्प्यूटेशन विल हार्म, या फिर उसको नॉलेज है या रीजन टू बिलीव है कि मैं ऐसा करूंगा तो इसकी वजह से उसकी रेपुटेशन को हार्म होगा, है ना। हार्म किसे करेगा, द रेपुटेशन ऑफ सच पर्सन इज सेट एक्सेप्ट इन केस एंड आफ्टर एक्सेप्टेड टू डिफेम दैट पर्सन। तो डेफर्मेशन ओवरऑल चीज ये है कि आप कुछ भी कह रहे हो, लिख रहे हो, साइन है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, जिनके थ्रू आप किसी दूसरे व्यक्ति की रेपुटेशन को या तो हम आपके इंटेंशन करने की, आपको नॉलेज या रीजन टू बिलीव, तीनों चीज आ गई ना इसमें। तो किसी भी तरीके से अगर आपको पता था कि मैं ऐसा करूंगा और उससे ऐसा होगा, तो वो डेफर्मेशन। एक जैसे यूके में तो टॉर्ट नहीं पूछता है, एक टॉर्ट में भी डेफर्मेशन है, एक सिविल। तो टॉर्ट में एक केस था, उसमें जस्टिस थे, जस्टिस इफ आई एम नॉट रॉन्ग डिक्सन थे, जस्टिस डिक्सन थे टॉर्ट में। उन्होंने बोला था कि वंस अ रेपुटेशन, वंस अ प्रॉपर्टी हैज लॉस्ट कैन बी रिकवर्ड, बट वंस अ रेपुटेशन हैज बीन लॉस्ट कैन नॉट बी रिगेन्ड। तो एक बार अगर कोई चीज खोले वो तो मिल सकती है, मिल जाती है, मगर एक बार रेपुटेशन चली गई वापस नहीं मिलती। तो डेफर्मेशन को बड़ा ही हमने इम्पोर्टेंट चीज मानी है, और इसीलिए हमने क्रिमिनल और सिविल दोनों तरह की लाइबिलिटीज इसमें है, प्रोवाइड किया रिलीफ, दोनों तरीके की रिलीफ है इसमें। क्रिमिनल में, सिविल में थोड़ा इसका जो कॉन्सेप्ट है और जो मतलब कि वो है वाइड है, उसमें ज्यादा चीजें हैं, इसमें इतना ज्यादा आईपीसी में नहीं है। आईपीसी में बहुत सिंपल सी चीज पूछता है, या तो ये डेफिनेशन पूछ देता है कि मतलब कि इसमें क्या आ गया आपका, कि बोलना लिखना सब कुछ आ रहा है, तो ये चीज ऐसे पूछ देगा आपको। और बाकी नीचे देखते हैं क्या क्या पूछता है, एग्जाम्पल या एक्सप्लेनेशन से कहीं से कुछ बनता है तो देख लेते हैं एक बार, है ना। पहली एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। इट मे अमाउंट टू defamation to impute anything to a deceased person if the imputation would harm the reputation of that person if living and is intended to be hurtful to the feeling of his family or other near relatives। तो ये कह रहा है कि किसी, अगर कोई मान लो एक्सप्लेनेशन मन करिए, कोई अगर आदमी मर गया है,
एक्सप्लेनेशन 1, अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो उसकी भी आप मतलब कि डिफेम कर सकते हो। ये भी डेफेमेशन हो सकता है कि आपका जो आरोप है, जो इम्पिटेशन है, अगर वो जिंदा होता तो उसको डिफेम करता, है ना। और आपकी इंटेंशन ये है कि जो उसके नियर रिलेटिव फैमिली वाले अब हैं उनको उनकी फीलिंग हर्ट हो जाए, तो फिर ये भी डेफेमेशन माना जाएगा। मेरी बात को, कोई व्यक्ति अगर मर गया था, ऐसा नहीं मर गया था उसके बारे में कुछ भी बोल सकते हैं आप, अब नहीं बोल सकते। एक्सप्रेशन 2 कह रही है कि कंपनी और इनको लेके भी आप डेफेमेशन कर सकते हो, ये कभी पूछता नहीं है। अच्छा, आयरनिकली आपने अगर बोला, एक्सप्रेशन 3 कह रही है कि अगर आपने आयरनिकली बोला, तो आयरनिकली को हिंदी में बोलते हैं व्यंग्योक्ति, व्यंग में मतलब कि आपने अगर बोला तो वो भी डेफेमेशन हो सकता है कि अरे ए तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, ऐसे आप मान लीजिए कि अगर तुम ये कर देते तो क्या ही हो जाता, मतलब ये होता ना व्यंग मार रहे हो आप, तो वो भी डेफेमेशन हो सकता है अगर वो असेंशियल इंग्रेडिएंट को पूरा कर रहा है तो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी जो है वो एक्सप्रेशन 4 है, तीनों तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसकी एक्सप्लेनेशन में 4 है, वो इंपॉर्टेंट है। इसे एक बार ठीक से आप देख लो तो आप समझ जाओगे कि पूरे डेफिनेशन में आके कहां पर जाके आपकी लाइबिलिटी बनती कहां पर है। जो कह रहा है, नो इम्प्यूटेशन इज सेड टू हार्म अ पर्सन्स रेपुटेशन अनलेस, जब तक कि कोई इम्प्यूटेशन, कोई आरोप ऐसा माना नहीं जाएगा कि लांछन ऐसा माना नहीं जाएगा कि उससे उसकी रेपुटेशन को हार्म हो गया, जब तक कि दैट इम्प्यूटेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली in the estimation of others lower the moral or intellectual character of that person। ये बहुत important है। ये कह रहा है कोई भी डेफर्मेशन तब तक डेफर्मेशन नहीं होगा जब तक कि जो आपने कहा है, जो आपने दिखाया है, जो आपने मतलब कुछ भी आपने जिसके थ्रू जो जिसके थ्रू आपने एक व्यक्ति को डिफेम करने की कोशिश करी है, वो चीज दूसरों की नजर में उसकी जो एस्टीम है, जो उसकी क्या कहे कि प्रेस्टीज है, वो जब तक खत्म मतलब लोअर नहीं कर दे, कम ना हो जाए, तब तक वो डेफेमेशन नहीं माना जाएगा, है ना। लिखा ना, लोअर द मोरल